Good evening, students. Welcome to Study from Home. In today's video, we'll be discussing the case studies of our chapter Nature and Scope of Business, 11th Standard Business Studies, Chapter 1. So, we have finished our chapter. If from any of the remaining part of the chapter you have queries, you can ask me in any of the platform. You can ask your queries in the comment section. You can ask your query in the Google Classroom and on the WhatsApp group too. You can message me directly on WhatsApp. My WhatsApp number is 7895581198. ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने केस स्टडीज़ के सेशन को. एंड बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, जो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बिफोर सॉल्विंग द केस स्टडीज़, जो केस स्टडी हम करने वाले हैं, एक्चुअली बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है केस स्टडीज़ का. ठीक है, और केस स्टडीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडीज़. एंड जो आपका नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम पेपर रहेगा, उसमें भी 90% पेपर आपको केस स्टडी बेस मिलेगा. अब एग्जैक्टली केस स्टडी है क्या, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि केस स्टडी है क्या. ठीक है, एक बात समझिए कि हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े. ठीक है, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. मैं आपको बता दूं कि आपको मथुरा जाना है. ठीक है, मथुरा जाना है, यहाँ से पहले चुंगी चौराहे जाना, चुंगी चौराहे से टेम्पो मिल जाएगा, टेम्पो पकड़ना, वहाँ से चले जाना. ठीक है, अगर आप पे अपना व्हीकल नहीं है तो. मेरे बोलने में, एंड अगर आप जिस दिन कर लोगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. जब तक आपको मैं समझाता रहूँगा, मैं मथुरा का रास्ता बताता रहूँगा, आपको नहीं समझ में आएगा. लेकिन जिस दिन आप कर लें, वो आप ऐसा करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो जाएगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं उसे. तो अल्टीमेटली द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव रेड इन द चैप्टर, वॉट एवर द प्रिंसिपल्स, वॉट एवर द सिचुएशंस, वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन जो हमने पढ़े हैं, उन सबका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है केस स्टडी. ठीक है, जहाँ पे हमको एक सिचुएशन दी जाती है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं. हमने जो पढ़ा है उतने बेसिस पे एक गेम खेलते हैं बच्चे स्कूल्स में, ट्रुथ डेयर फ्रेम. ठीक है, ट्रुथ डेयर का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, फ्रेम से इसका लेना देना है. फ्रेम में क्या करते हैं, फ्रेम में आप एक सिचुएशन फ्रेम करते हैं एंड सामने वाले को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन देना होता है. तो एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं यहाँ पे. हम क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए केस फ्रेम कर रहा हूँ एंड आपको वहाँ पे देना है क्या, उसका आंसर. पहली चीज़, दैट केस स्टडी सॉल्व करते टाइम, एवरी केस स्टडी, एवरी सिंगल वर्ड यू विल हैव टू गो ट्वाइस. कम से कम 2 बार आप पढ़ेंगे अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो. लेकिन अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी वीक है तो मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 3 से 4 बार एक केस को पढ़ें. ठीक है, वेटेज बहुत ज़्यादा रखती हैं, ईजी होती हैं, समझ में आ गई तो थोड़ा सा लिखने के 5 से 6 मार्क्स आपको ईजिली दिला सकती हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहली केस स्टडीज़ के साथ. सबसे पहली केस स्टडी के साथ क्या है, केस स्टडी पढ़ते हैं एक बार, एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं अंडरलाइन कर पाऊँ. ठीक है, अगर मैं अंडरलाइन नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज माई स्टाइलस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, अगर मैं अंडरलाइन नहीं भी कर पाता हूँ, जस्ट प्लीज़ ध्यान रखिएगा उन लाइन्स का. क्या है केस स्टडी, जनाब, शैली एंड रवीना आर फ्रेंड्स. तो हमारे क्या हैं, 4 फ्रेंड्स हैं. जनाब, शैली, रवीना आर फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स हैं. दे हैव जस्ट कंप्लीटेड अ फैशन डिजाइनिंग कोर्स एंड आफ्टर दैट दे विश टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर. यानी फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बाद वो क्या कर रहे हैं, दे विश टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर. ठीक है, दे हैव ₹10 lakh, 1 million सेविंग पुट टुगेदर एंड आर प्लानिंग टू टेक अ बैंक लोन फॉर एडिशनल. यानी कि 10 लाख रुपए उनके पास उनका इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद फर्दर फाइनेंस के लिए वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं 10 लाख का. दे हैव फाउंड अ प्राइम लोकेशन इन करोल बाग. क्या है, उनको करोल बाग में एक बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई है, वेयर दे कैन सेट देयर बुटीक. They decided that they will initially not take very big orders. Based on this information, quote the lines associated with the factors affecting the decision to start a business and classify them. क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले तो इन्हें इरेज करता हूं. क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, दैट यू नीड टू फाइंड
फैक्टर्स इफेक्टिंग द डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी कि हमें उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जो किसी बिजनेस को बिगिन करने से पहले हमको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब जरा रिकॉल कर दूं हमें क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको बिजनेस का लाइन सिलेक्शन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फर्म का साइज आप देखते हैं, उसके बाद ओनरशिप चॉइस, लोकेशन, फाइनेंसिंग, फिजिकल फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट, वर्कफोर्स, टैक्स प्लानिंग एंड आप उसके बाद अपने एंटरप्राइज को लॉन्च करते हैं। तो आंसर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, हमको उन लाइंस को निकालना है एंड उन लाइंस को निकाल करके हमें कैटेगराइज करना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट फिट बैठेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया है एंड वो एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, दे हैव ₹10,000 सेविंग पुट टुगेदर एंड आर प्लानिंग टू टेक अ बैंक लोन ऑफ एडिशनल, यानी कि फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है इससे क्या प्रूव होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, देखो फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, यानी कि फाइनेंस अरेंज कर लिया उन्होंने। कैसे, एक तो अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके अलावा बैंक लोन। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे डाल देंगे, बैंक लोन ऑफ एडिशनल 10 लाख एंड 10 लाख रुपीज सेविंग्स। ठीक है, दे हैव फाउंड अ प्राइम लोकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाला आपका लोकेशन वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद दे डिसाइडेड दैट दे विल इनिशियली नॉट टेक वेरी बिग ऑर्डर्स, यानी कि साइज ऑफ द फर्म भी उन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो यानी कि 3 चीजें मैंने आपको दे दी। उसके बाद दे हैव जस्ट कंप्लीटेड अ फैशन डिजाइनिंग कोर्स, दे विश टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। एक साथ जब बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, पार्टनरशिप, यानी कि ओनरशिप भी उन्होंने चूज कर ली कि वो लोग बिजनेस एक साथ शुरू करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको 4 लाइंस दी, 4 लाइंस को कोट करके आप अपना आंसर लिखेंगे। जैसे कि पहली लाइन, दे विश टू स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर, यानी कि साइज ऑफ द फर्म, सॉरी ओनरशिप ऑफ द फर्म। ठीक है, उसके बाद दे हैव 10 लाख रुपीज सेविंग पुट टुगेदर एंड आर प्लानिंग टू टेक अ बैंक लोन ऑफ एडिशनल 10 लाख, यानी कि इस लाइन को आप अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, यानी ये लाइन प्रूव करती है कि दे आर थिंकिंग अबाउट द फाइनेंसिंग टू देयर प्रपोजिशन, देयर बिजनेस फर्म। थर्ड, दे हैव फाउंड अ प्राइम लोकेशन इन करोल बाग। ठीक है, थर्ड में दिखाया जाता हूँ, जो थर्ड वाला पॉइंट है वो क्या है, वो आपका आएगा लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, वो भी आपने सर्च कर लिया इस लाइन को अंडरलाइन करके। उसके बाद दे डिसाइडेड दैट दे विल इनिशियली नॉट टेक वेरी बिग ऑर्डर्स, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे काम स्टार्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब दे हैव ऑल्सो थॉट अबाउट द साइज ऑफ द फर्म। तो मैंने आपको 4 कोट्स बता दिए एंड कोट्स के साथ साथ मैंने आपको उनके आंसर तक बता दिए हैं। तो इस तरह से सॉल्व करनी होती है केस स्टडीज। ठीक है, मैंने तो अभी बता दिया बिकॉज अभी आपके सामने है, लेकिन एग्जाम में हमारे सामने नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रिमाइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये पता है कैसे होंगी, ये पता अपने आप हो जाएंगी। आप इसको पढ़िए ज़रा। सबसे पहली चीज़, लाइन क्या निकल के आई, स्टार्ट बिजनेस टुगेदर, फॉर्म ऑफ ओनरशिप, 10,000 रुपये पैसा, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। उसके बाद फाउंड अ प्राइम लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद नॉट टेक बिग ऑर्डर्स, क्या, साइज ऑफ द फर्म। ठीक है, ये 4 लाइन है एंड यहां से आपको ये उठा के कोड रखने हैं। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे। नेक्स्ट केस स्टडी क्या कहती है, नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं। डॉक्टर सानवी इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन एम्स हॉस्पिटल एंड डॉक्टर मारुति हर फ्रेंड इज अ पीडियाट्रिशियन हु हैज सेट हिज ओन क्लिनिक। पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन मींस हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं एंड बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सन्वी क्या है, ये एम्स में काम करती हैं। डॉक्टर मारुति का क्या है, जो पीडियाट्रिशियन है उनका अपना क्लिनिक है। ठीक है, डॉक्टर मारुति's वाइफ मिस अदिति ऑपरेट्स हर कॉस्मेटिक स्टोर एंड डॉक्टर मारुति की वाइफ मिस अदिति क्या है, इनका अपना कॉस्मेटिक स्टोर है। कंपेयर एंड डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ टास्क अंडरटेकन बाय देम। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाई थी मैंने, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 तरीके से क्लासिफाई किया था। कैसे क्लासिफाई किया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
अब सबसे पहली लाइन जो हमारी जो ध्यान देने वाली है यहाँ पे, में डॉक्टर सानवी इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन एम्स हॉस्पिटल, यानी कि डॉक्टर सानवी कहाँ है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। ठीक है, आप किसी जब ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं तो इट मीन्स डॉक्टर सानवी इज इन व्हाट, डॉक्टर सानवी इज अ एम्प्लॉय। क्या है डॉक्टर सानवी, डॉक्टर सानवी है आपकी एम्प्लॉय। ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट में है। उसके बाद डॉक्टर मारुति हर फ्रेंड, एंड डॉक्टर मारुति हर फ्रेंड वो कौन है, इज अ पीडियाट्रिशियन हु सेट इज ओन क्लिनिक। इनका क्या है, अपना ओन क्लिनिक। ओन क्लिनिक का मतलब डॉक्टर मारुति क्या है, ये है आपके प्रोफेशन में। ठीक है, उसके बाद जो मिस अदिति है डॉक्टर मारुति की वाइफ, उनका क्या है, कॉस्मेटिक स्टोर। कॉस्मेटिक स्टोर का मतलब बिजनेस। तो हमको करना क्या था, हमको क्या करना था, हमको उनकी जो टास्क है उनको डिफरेंशिएट करना था। सो हम यहाँ पे इन लाइंस को उठा के लिखेंगे एंड बताएंगे कि डॉक्टर सानवी इज इंडल्ज इन द वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर मारुति इज अ प्रोफेशनलिस्ट एंड मिस अदिति इज द बिजनेस। अब रीजन के साथ आपको लिखना भी है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन होगा कम से कम ये। ठीक है, एम्प्लॉय क्यों है ये, प्रोफेशनलिस्ट क्यों है ये, एंड बिजनेस क्यों है ये। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी 2-2 क्वालिटीज़ को या 3-3 क्वालिटीज़ को आप वहाँ से उठा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ये थी आपकी सेकंड केस स्टडी। थर्ड केस स्टडी देखते हैं। थर्ड केस स्टडी क्या कहती है, थर्ड केस स्टडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सिचुएशन बेस्ड। तो देखते हैं हर पार्ट को। डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट बिजनेस आर being elaborated below. First one is Raghunath Gorkha had a matchstick factory in Nepal which got destructed by the recent earthquake. ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है रिस्क का। रिस्क भी कौन सा, ये आपका रिस्क है प्योर रिस्क, यानी कि नेचुरल रिस्क। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका क्या है, रिस्क। ठीक, उसके बाद सेकंड, मिस्टर आर्या, a senior manager in a telecom company, shared confidential information about the company with a competitor, which led to huge losses for the company. ठीक है, यानी कि ऑनेस्ट रहना एक एम्प्लॉय के लिए क्या है, ऑनेस्ट रहना अपने एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस के लिए ऑनेस्ट रहना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर आप बिजनेस के साथ ऑनेस्ट नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो रिस्क हुआ है, हम इस रिस्क को रखेंगे ह्यूमन रिस्क में। इसको हमने कैटेगराइज किया ह्यूमन रिस्क में। तो ये आपका कैस में आ गया, अगर मैं उससे पूछूं तो प्योर रिस्क में आ जाएगा ये, और ये आपका आ जाएगा किसमें, स्पेकुलेटिव रिस्क में। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, जहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, एंड प्योर रिस्क में केवल और केवल लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है आपका, वोडाफोन कंपनी वॉज चार्ज विद एवेजन ऑफ टैक्स एंड आस्क्ड टू पे फाइन इन क्रॉस विच वुड लीड टू हैवी लॉसेस फॉर द कंपनी। ये आपका क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन से जो रिस्क होते हैं, और इस रिस्क को भी हम रखते हैं क्या, स्पेकुलेटिव रिस्क में, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से आपके फायदे एंड नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन, इसको स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर रखेंगे हम। फोर्थ वन, ठीक है, टाइपराइटर्स बिकमिंग रिडंडेंट इज बीइंग रेफर्ड टू इन ऑल द अबव केस। टाइपराइटर्स बीइंग रिडंडेंट इज बीइंग रेफर्ड इन द अबव केस। ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। टाइपराइटर्स बिकमिंग रिडंडेंट इज बीइंग रेफर्ड टू इन ऑल द अबव केस। एक्चुअली ये क्वेश्चन में मिसटाइप है, ये पूछ कुछ रहा है और कहना कुछ और चाहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो केस है वो क्या कहता है,
वो कहता है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज बीइंग रेफर टू इन ऑल द अबव केस। तो बिजनेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सही बैठता है, तो वो है क्या, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एंड हाउ कैन यू क्लासीफाई द डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। और आप किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई हमने कर दिया, हमने ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क के बेसिस पे ऊपर वाले केसेस को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ठीक है, इस तरह से हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में जो केस स्टडीज हैं आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं, सेकंड लास्ट केस स्टडी है। जवाहरलाल नेहरू प्रिपेयर्स, एक मिठाई की शॉप है, जवाहरलाल प्रिपेयर्स गुजिया फॉर कस्टमर्स ड्यूरिंग होली सीजन एवरी ईयर। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड मोर गुजिया देन ही कुड सेल दिस ईयर। ही एम्प्लॉयड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो एंड पेड देम लेस सैलरी मैन्युफैक्चरिंग ऑन द पैकेजेस। दिस वे ही जनरेटेड प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। यानी उसने बहुत गलत तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया है। डू यू थिंक ही इज फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? नो, ही इज नॉट डेफिनेटली फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। ही इज वॉयलेटिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड द personal objective of the business. Social objective कैसे? He has hired the children and he is not even paying the fair remuneration. ठीक है, if not, which aspects of this objective are not being fulfilled? एस्पेक्ट मैंने ऊपर वाले केस में डिस्कस कर दिए हैं, कौन कौन से, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। राइट एनी टू वैल्यूज लैकिंग इन जवाहरलाल। टू वैल्यूज कौन कौन सी? फर्स्ट, ही हैज हायर्ड चिल्ड्रन फॉर वर्क, एंड सेकेंड वैल्यू, ही इज लैकिंग दैट ही इज नॉट पेइंग फेयर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप केवल और केवल अप्लाई करते हैं जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो। लास्ट केस देख लेते हैं। टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम where cotton in Gujarat and Maharashtra, but they are required for consumption in different parts of the country. How can this hindrance of place be removed? यानी कि किस तरह से जो माल है वो यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा सकता है, जो रुकावट है जगह की, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किस तरह से हटाई जा सकती है। ऑल्सो अंडर वॉट बिजनेस एक्टिविटी विल इट बी कैटेगराइज्ड। ठीक है, अब ये जो है सबसे बड़ी बात, सब कोई केस क्या है, केस हमारा ये है कि टी इज मेनली प्रोड्यूस, मैंने कहा ना 2 बार पढ़ना है। टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम वाइल कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इनकी रिक्वायरमेंट पूरे अलग अलग पार्ट्स में होती है। इसके लिए क्या है, हमें हिंड्रेंस ऑफ प्लेस के लिए क्या करना चाहिए, और जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस जो रिमूव करेगा वो बिजनेस का कौन सा पार्ट है। देखिए, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव करने का तरीका क्या है, ये इसके लिए हम चलते हैं अपने, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। ये आ गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, फंक्शन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये कॉमर्स का पार्ट है, कॉमर्स के फंक्शन है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करना। एंड हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किस तरीके से दूर किया जा सकता है बताऊं, ये भी चलो आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से हिंड्रेंस ऑफ प्लेस यूज करने के तरीके मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये रहा। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस दूर करने का तरीका है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि जो कॉमर्स का काम क्या है, कॉमर्स आपका हिंड्रेंस ऑफ प्लेस दूर करता है। एंड हिंड्रेंस ऑफ प्लेस किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका जो कैटेगराइजेशन होगा, ये कैटेगराइजेशन होगा कॉमर्स में। इसी के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं फुल स्टॉप देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स टू लिसन मी फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली, and I just pray to God that everyone should be healthy in this state of worldwide pandemic, and my appeal is to all of you that stay home, stay safe. घर पे रहिए, सेफ रहिए, बिकॉज आपकी जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, stay tuned to my channel for more content like this, and please don't forget to subscribe माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको टाइम टू टाइम अवेल हो सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।